नमस्कार। दिन के 2 बज चुके हैं और वक्त हो चला है खबर दोपहर का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहली खबर गोपालगंज से आपको बता दें, जहां उपचुनाव को लेकर आज आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता ने नामांकन दाखिल कर लिया। आरजेडी प्रत्याशी के नामांकन में महागठबंधन ने एकजुटता दिखाने की भरपूर कोशिश की है। जेडीयू और आरजेडी के कई सीनियर लीडर नामांकन के दौरान मौजूद रहे। नामांकन के बाद मोहन गुप्ता ने जीत का दावा किया है। आज जो है राजद के प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता ने नामांकन किया है और मोहन प्रसाद गुप्ता इस वक्त जो है हमारे साथ है। मोहन जी नामांकन तो कर चुके हैं, अब लड़ाई किनसे है? अब किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। आज जो हम लोगों ने नामांकन किया है, जनता फैसला सुना चुकी है, जीत हमारी पक्की है। क्या होगा मुद्दा चुनाव का? विकास मुद्दा होगा, रोजगार होगा, दवाई होगा, पढ़ाई होगा, लिखाई होगा। तेजस्वी जी की जो मामी है वो भी चुनाव लड़ रही है, बड़ी कटाक्ष कर रही है आपके ऊपर, क्या कहेंगे? हमें किसी पर कोई कटाक्ष नहीं करना है। चलिए न जाने देवतुल्य जनता इसका फैसला करेगी। नामांकन का आखिरी दौर चल रहा है इस वक्त। कल आखिरी नामांकन की तिथि है, इसके बाद साफ हो जाए गोपालगंज में विधानसभा चुनाव जो हो रहा है उसमें कितने कुल प्रत्याशी हैं। गोपालगंज में 3 नवंबर को मतदान और 6 नवंबर को मतगणना होना है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और मोकामा विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। महागठबंधन की उम्मीदवार नीलम देवी क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही है। वहीं बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी लोगों से जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वोट की अपील कर रही, अपनी जीत पर भरोसा भी जता रही है। हम बनाएंगे। भाजपा पूरे देश में चुनाव लड़ रहा, भाजपा का के लिए अब हमको रणनीति, हम तो अब जब कोई दल का रणनीति नहीं था तब हम मात्र 1400-1500 वोट से हारते थे लोक जनशक्ति पार्टी से। अब लोक जनशक्ति पार्टी और भाजपा दोनों एक साथ हो गया। अब हमको रणनीति बनाने का कहाँ जरूरत है, अब तो विरोधी को रणनीति बनाने का जरूरत है। और देखिए, लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी अब शुरू हो गई है, लेकिन पटना में गंगा के बढ़े जलस्तर ने प्रशासन की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। नगर आयुक्त खुद घाटों की निगरानी कर रहे हैं और घाट निर्माण को लेकर दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। संवाददाता विनीता मिश्रा की इस रिपोर्ट को देख लीजिए। लोक आस्था का महापर्व छठ महापर्व की तैयारी शुरू कर दी गई है। घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है और घाटों को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहां किन घाटों पर इस बार सुरक्षित तरीके से छठ महापर्व किया जा सकता है। तैयारियां साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि इस बार जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में बड़ी चुनौती है छठ महापर्व की तैयारी कराना, क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे पानी रिसीड करेगा, तो जैसे जैसे रिसीड करेगा हम लोग कार्य साथ साथ उसको करते जाएंगे। ये अप्रोच पथ में भी जो रास्ता है उसमें भी पानी भरा हुआ है, तो वैकल्पिक जो तरीका है वो प्रयास है कि उसको भी जो सुरक्षित भी है और जो लोक सुलभ भी है, तो उसके लिए लगातार जो है जो ससमय इस कार्य को कंप्लीट किया। मरीन ड्राइव बन गया है इस बार, तो क्या अप्रोच पथ बनाए जाएंगे ताकि लोग आराम से गंगा घाट पहुँच सकें? पूरा का पूरा जो सुरक्षा का दृष्टिकोण से ही अप्रोच जो लोगों को आने जाने में तकलीफ भी ना हो और सुरक्षित भी रहे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अप्रोच का कार्य जो है सो किया जाएगा। लेकिन जो स्थिति है वो बदली हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि जो अंडरपास है, अंडरपास में अभी भी पानी भरा हुआ है। ऐसे में इस अंडरपास से लोग जो श्रद्धालु हैं छठ महापर्व में घाटों पर पहुंचते हैं, लेकिन अभी जो जलस्तर बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, उसकी स्थिति यहाँ घाटों पर नजर आ रही है। ऐसे में बड़ी चुनौती है जिला प्रशासन, नगर निगम और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कि आखिर कैसे सब कुछ दुरुस्त किया जाए। इंतजार किया जा रहा है कि पानी का जो लेवल है वो कब कम होगा, और जैसे ही पानी का लेवल कम होगा वैसे बालू की भराई की जाएगी, घाटों को जल्द से जल्द तैयार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल निरीक्षण का दौर जारी है और निरीक्षण के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस बार जो छठ की छठा है वो किन किन घाटों पर नजर आएगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए बात करते हैं बक्सर की। यहां भी छठ को लेकर कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण घाटों पर पानी भरा हुआ है। हालांकि इसके बावजूद लोग अपने घाट को सुरक्षित करने के लिए अभी से ही जुगाड़ कर रहे हैं। बक्सर में छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता पुष्पराज ने।
जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही पिछले 48 घंटों से जो बारिश हो रही है उसका साइड इफेक्ट अब गंगा नदी पर भी देखने को मिल रहा है। बक्सर ज़िले में भी गंगा का जो जलस्तर है वो प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है और छठ पर्व भी आने वाला है। लेकिन जो नज़ारा है, जो तमाम गंगा घाट हैं, बक्सर में तकरीबन 2 दर्जन गंगा घाटों पर छठ पर्व मनाया जाता है और इस छठ पर्व की लोकप्रियता इस कदर है कि बिहार के लोग तो पहुँचते ही हैं बक्सर के रामरेखा घाट सहित तमाम गंगा घाटों पर छठ करने के लिए, और उत्तर प्रदेश जो सटा हुआ ज़िला है वहाँ से भी तमाम श्रद्धालु पहुँचते हैं। लेकिन गंगा घाट पर जो गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, अब तमाम जो घाट हैं उस पर गंगा का बढ़ा हुआ जो जलस्तर है, उसका पानी है वो चढ़ चुका है। सभी घाट लगभग 2 से 3 मीटर ही शेष बचे हैं जहाँ गंगा का पानी अभी नहीं चढ़ा है। अब आलम यह है कि आने वाले 1-2 दिनों के भीतर अगर गंगा का जलस्तर यूँ ही बढ़ता रहा तो तमाम घाट गंगा के जलस्तर में समा जाएंगे। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरा से रांची जाने वाली ट्रेन अब सप्ताह में 3 दिन आरा से खुलेगी। आरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सह आरा सांसद आर.के. सिंह ने सप्ताह में 3 दिन के परिचालन का शुभारंभ कर दिया। बता दें कि आरा से रांची जाने वाली 18639, 18640 आरा रांची एक्सप्रेस पहले सप्ताह में 1 दिन ही चला करती थी, लेकिन अब ये ट्रेन पूरे 3 दिन आरा से खुलकर रांची के लिए रवाना हो जाएगी। में 3 दिन करने के लिए हम जो वर्तमान रेल मंत्री हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। तो उन्होंने हफ्ता में 3 दिन कर दिया, लेकिन ये हमारी मांग जारी बाकी है कि इसको हफ्ता में प्रतिदिन कर दिया जाए। एक और मांग आज हुआ है, वो भी हमको सही लगता है कि टाटानगर में हमारे बहुत लोग हैं, बहुत से छात्र भी हैं और नौकरी करने वाले भी हैं, तो टाटानगर का भी एक रिक्वायरमेंट है। आवश्यकताएँ बहुत हैं, इसको पूरा करने की करने का प्रयास रहेगा। विकास में आवश्यकताएं। और राशन की कालाबाजारी को रोकने के लिए वैशाली प्रखंड के एक मुखिया ने भ्रष्ट डीलरों के खिलाफ इनाम की घोषणा कर दी। चकलदाद पंचायत के मुखिया ने राशन की कालाबाजारी करने वाले डीलरों की सूचना देने पर 51,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। मुखिया के इस पहल की गांव के लोग सराहना कर रहे हैं। दूसरी तरफ डीलरों में हड़कंप मचा हुआ है। गांव वालों को उम्मीद है कि मुखिया के इस पहल से राशन की कालाबाजारी पर रोक लगेगी। देखिए, हमारे पंचायत में जन वितरण प्रणाली के सभी विक्रेता बहुत ज्यादा धांधली और भ्रष्टाचार करते हैं। हमेशा लोगों को अरवा चावल देते हैं और वह भी वजन में किसी को 5 किलो, किसी को 7 किलो कम मिलता है। हमने पहला कदम उठाया है इस भ्रष्टाचारियों पर कि जो व्यक्ति भी कालाबाजारी का राशन पकड़वाने में हमें सहयोग करेगा उसे हम 51,000 रुपया नगद पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। ये पहल है जो कि बहुत ही कार्य बढ़िया रहेगी और जो बात किया गया है जिसपे कि जो अनाज आता है जो भी मंथ में आया 10 तारीख को बांटने के लिए, लेकिन इसको 25 को बांटा जाता है। 10 दिन स्पेस कर दिया जाता है बीच में। इसको बीच में जो भी आदमी जाता है वहाँ पर अनाज के लिए, इसमें कहा जाता है कि अभी लिंक नहीं है तो फिंगर नहीं ले रहा है और पैसा लेना है तो पैसा ले लीजिए, पैसा दर कर दिया जाता है। और चलिए अब बात करते हैं उस धरने की जो रेलवे हॉल्ट की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से हो रही है। दरभंगा में बेनीपुर के बैगनी में हॉल्ट बनाने को लेकर सैकड़ों लोग धरना दे रहे हैं। सजुआर, बैगनी समेत आसपास के दर्जनों गांव के लोग लाइन पर डटे हुए हैं। वो रेलवे प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2008 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद ने यहां हॉल्ट बनाने की घोषणा कर दी थी। उसके लिए 2.5 एकड़ जमीन भी अधिग्रहित कर दी गई, लेकिन हॉल्ट निर्माण नहीं कराया जा रहा है। नाराज लोगों ने दरभंगा के सकरी हरिनगर रेल प्रखंड पर ट्रेन परिचालन ठप कर रेलवे लाइन को बाधित कर दिया है। का उद्घाटन रेल मंत्री लालू प्रसाद जी ने यहां पर आकर के उद्घाटन किए थे, जो यहां हॉल्ट निर्माण कराया जाएगा, जिसको लेकर के वर्षों से यहां आज तक रेल रोको अभियान भी हुआ था। 3 बार इससे पहले हम लोग रेल रोके थे और आज भी सत्याग्रह के माध्यम से रेल रोका गया है। नवादा के लोग बढ़िया छले जे आई जनी जाइत मिल के सब मिल के हुनका सबके मारल कन ड्राइवर के पकड़ के, मगर बैगनीक जनाना एकटा से नहीं हाथ छोड़ सकै छै कियो न। सब प्रतिष्ठा में छी, प्रतिष्ठा सबसे पैघ चीज छी, मगर हमरा यह चाहिए जे हमरा हॉल्ट चाहिए। अपनी ये जो है ना, ये लोग अपनी समस्या जो है से बताएं जी, उसको हम लोग सुने हैं जी।
लेकिन इनको सुझाव दिया गया है कि जाकर सक्षम प्रतिनिधि के पास जाकर कहें अपनी बात को। अच्छा सर, आपका नाम? और अगली खबर सिवान से, जहां शहर के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में राजभवन से 3 सदस्यीय टीम आरोपों की जांच करने के लिए पहुंची। दरअसल आरोप है कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने बिना नीट परीक्षा के बीएमएस कोर्स में 29 छात्रों का नामांकन ले लिया। टीम ने कॉलेज में कई घंटे तक जांच की और आवश्यक कागजातों को भी खंगाला। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रजापति त्रिपाठी से टीम ने पूछताछ की। राजभवन से पहुंची 3 सदस्यीय टीम ने जल्द ही विभाग को जांच रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। मामले से राजभवन को अवगत करवाया। कुछ तो प्रमाणित है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है। मैंने सारे लोगों के बीच में कहा और लोगों ने स्वीकारा भी कि हाँ एक गलती हुई। नॉट ओनली एट दिस कॉलेज बट ऑल्सो द वाइस चांसलर हैज एक्सेप्टेड द मिस्टेक रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ 29 स्टूडेंट्स। और देखिए, पूरा बिहार डेंगू के डंक से कराह रहा है। डेंगू के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। डेंगू के सबसे ज्यादा केस राजधानी पटना से सामने आ रहे हैं। नवादा में 2 लोगों की मौत डेंगू से हो गई। बिहार में डेंगू से अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें एक मौत बेगूसराय में भी हुई। पूरे बिहार में करीब 4000 लोग डेंगू से इस वक्त बीमार हैं। लोगों में दहशत की स्थिति है। राजधानी पटना के गर्दनी बाग अस्पताल की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि लोग कितने डरे हुए हैं। जिन स्वास्थ्य कर्मियों पर इलाज की जिम्मेदारी है, वो मच्छरदानी में घुसकर ड्यूटी करने को मजबूर हैं। नर्सों की माने तो अस्पताल के आसपास कचरा डंपिंग यार्ड है, जिसकी वजह से मच्छर बहुत ज्यादा हैं। मजबूरी में डेंगू से बचने के लिए मच्छरदानी लगाकर ड्यूटी करनी पड़ रही है। अब जरा सोचिए कि जिस राज्य में मच्छरदानी के अंदर से डेंगू के मरीजों का इलाज होगा, वहां के हालात कैसे होंगे। शहर शहर अलग अलग शहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पटना, छपरा, इसके अलावा खगड़िया, मुंगेर, शेखपुरा, बेगूसराय, गोपालगंज की ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। अलग अलग अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है और सभी डेंगू से पीड़ित हैं और उनका इलाज चल रहा है। वहीं खगड़िया में डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अधिकांश मरीज निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे। सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों का इलाज बिना मच्छरदानी के किया जा रहा। डेंगू वार्ड में भर्ती मरीजों का जायजा लिया हमारे सहयोगी दिग्विजय कुमार ने। जो खगड़िया सदर अस्पताल है उसमें हम ये तहकीकात और जांच करने का ये कोशिश कर रहे हैं कि जो डेंगू किट है वो उपलब्ध है कि नहीं है। इसके लिए सीधे हम सदर अस्पताल का जो लैब है वहाँ पर हम ये पहुँच करके ये जानने की कोशिश करते हैं। और ये देख सकते हैं कि जो मरीज है यहाँ पर ब्लड सैंपल देने के लिए खगड़िया सदर अस्पताल में जो किट उपलब्ध है वो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पैथोलॉजी में उपलब्ध है। जो डेंगू के जो मरीज यहाँ पे सस्पेक्टेड जो पहुँचते हैं लोग, वो इसी किट के माध्यम से जो है सो उनका डेंगू पॉजिटिव है या नेगेटिव ये जांच किया जाता है। तो ये देख सकते हैं कि सदर अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में डेंगू किट यहाँ उपलब्ध है। जो भी मरीज जिले से जिनको सस्पेक्टेड होते हैं ये यहाँ पहुँचते हैं। डेंगू अगर आता है पेशेंट तो उसका हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं। सैंपल कलेक्ट करने के बाद 1 घंटे में सीरम सेपरेट होता है। उसके बाद हम लोग सीरम से उसका फिर जाँच करते हैं। उसके बाद फिर उसका कितना देर में ये रिपोर्ट आ जाता है कि डेंगू पॉजिटिव है या नेगेटिव? रिपोर्ट तो 5 से 7 मिनट में आ जाता है, उसमें कुछ नहीं है। अगर इस जो हम लोग के पास जो सप्लाई किट है उसमें 10 मिनट बहुत हुआ, 10 मिनट हम लोग उसका वेट करते हैं। उसमें पॉजिटिव अगर होना होगा तो वो NH1 पॉजिटिव हो जाता है। दिक्कत यही है, रात में हम आए हैं, एडमिट हो गए हैं, रात में सलाइन चढ़ाया है। रात में 1-2 मच्छर भी लग रहा था, मच्छरदानी नहीं मिला। हम डेंगू पेशेंट हैं। तो जाहिर है खगड़िया सदर अस्पताल में डेंगू किट तो उपलब्ध है और डेंगू वार्ड भी यहाँ बनाया गया है। लेकिन जो वार्ड में जो मरीज भर्ती हैं, डेंगू के जो मरीज यहाँ पे हैं, उनको देख सकते हैं कि ना तो मच्छरदानी दिया गया है या प्रॉपर रूप से जो इलाज होना चाहिए था डेंगू मरीज को, वह कहीं न कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और बिहार में डेंगू का कहर जारी है। मुजफ्फरपुर में आंकड़ों के आधार पर 18 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। सदर अस्पताल में डेंगू से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए भर्ती किया गया। सदर अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ ने। बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और डेंगू को लेकर कहीं ना कहीं पूरे बिहार जो है वो अलर्ट मोड पे है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या
बिहार के अस्पतालों में डेंगू किट की उपलब्धता है कि नहीं, इसको लेकर हम सदर अस्पताल पहुंचे हैं। सदर अस्पताल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे डेंगू किट जो है वह उपलब्ध है कि नहीं। अभी हम स्टोर रूम में आए हैं और यहाँ पे हमें बताया गया है कि डेंगू किट जो है वह पूर्ण रूप से उपलब्ध है। आप देख सकते हैं अभी अभी यह पैकेट खुला है और ऐसे तमाम पैकेट जो है वह स्टोर में रखा हुआ है। इंचार्ज से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि उपलब्धता कितनी है डेंगू किट। अभी हमारे यहाँ उपलब्धता जो है ना 96 किट है। और इसके पहले भी मैं 50 किट जो है जहाँ जांच होती है तो वहाँ भिजवा चुके हैं। हमारे यहाँ भी डेंगू किट की कमी नहीं है, हमारे जिला स्टोर में भी कमी नहीं है। आगे आने वाले दिन में भी जितने की आवश्यकता होगी वो पूर्ति होगी। अच्छा, जिस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही, मुजफ्फरपुर में अब तक 18 मरीजों की पहचान हुई है, ऐसे में क्या कुछ लगता है कि डेंगू किटों की कमी होगी कहीं पे? तो कमी यदि मतलब हमारे किट की कमी नहीं होगी, हमारी किट की कमी नहीं होगी। मरीज जितना भी आएगा उसका पूरी व्यवस्था करके हम लोग किट की व्यवस्था। एक जो पैकेट है इससे कितने लोगों की जांच होगी? 96। हाँ। और ऐसे कितने जो है स्टोर में होंगे ऐसे पैकेट? अभी तो हमारे पास एक रखे हुए हैं और 50 वहाँ दिए हुए हैं। अच्छा। तो उसके बाद जाकर के शेष जो है ना जिला भंडार में उपलब्ध होगा। इस तरीके से पूरे बिहार में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में भी 18 मरीजों की पहचान हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब तक सभी मरीज जो हैं वह ठीक हो चुके हैं और सब लोग इलाज कराकर घर वापस लौट चुके हैं। वहीं डेंगू किट की बात जो सामने आ रही है कि आखिर कहीं कम तो नहीं है, तो मुजफ्फरपुर में सदर अस्पताल में हमने पड़ताल की है, स्टोर रूम में है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि डेंगू किट जो है वह मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और अब बात नालंदा जिले के सदर अस्पताल बिहार शरीफ की, जहां महिला डॉक्टर नाइट ड्यूटी के दौरान बिना छुट्टी लगातार फरार रहती है। सदर अस्पताल बिहार शरीफ से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अभिषेक कुमार। अभी हम पहुंचे बिहार शरीफ सदर अस्पताल में, जहां आप देख सकते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है। अभी रात को 1:30 बजे हैं, आप दिखा दें कि रात को 1:30 बजे है और ख़ास करके यहाँ पर जो है कि प्रतिदिन की तरह आज भी महिला डॉक्टर अनुपस्थित हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो अभी जब CS से दूरभाष पर बात किए तो उन्होंने साफ कहा कि महिला जो डॉक्टर हैं अपने मर्जी से यहाँ से गायब हो जाती है, जब मर्जी होती है ड्यूटी करती है और जब मर्जी नहीं होती है ड्यूटी नहीं करती है। तो एक तरह से कहा जाए तो आज यहाँ पर जो है महिला डॉक्टर यहाँ पर नदारत दिखी है और ख़ास करके रात में अगर जब मरीज़ जो इमरजेंसी में मरीज पहुँचेगी तो उनको इलाज कौन करेगा ये भगवान जाने। लेकिन जिस तरह से जो है स्टाफ जो कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मी हैं उनके भरोसे इलाज किया जा रहा है, तो एक तरह से कहा जाए तो डॉक्टर जो है महिला डॉक्टर यहाँ फरार रहती है हमेशा की तरह, और आज भी रात को समय यहाँ फरार है। किनका ड्यूटी है अभी? डॉक्टर प्रियंका। तो यहाँ पे थी कि नहीं? नहीं। यहाँ है कि नहीं? नहीं। नहीं है। आती है कि नहीं? आती है। क्या हुआ है, रात के रात नहीं आती है? 2 डॉक्टर हैं इसीलिए 24 घंटा में बैठ के ड्यूटी नहीं करेगी। तो इसमें आज ड्यूटी पर नहीं पहुंची है? दिन में थी ना, रात में नहीं। ठीक है, महिला डॉक्टर को जो हम अभी तक नहीं देखे हैं और CS का भी कहना है कि अभी डॉक्टर जो है कि रात में फरार हो जाती है, और सबसे बड़ी बात है कि उनके अधीन आने वाली डॉक्टर जो है कि नहीं रहती है और ख़ासकर बिना मर्जी के जो है कि फरार रहती है। तो एक तरह से कहा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। खास करके स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव को भी नालंदा के बिहार शरीफ सदर अस्पताल में आकर इस तरह के मुआयना करना चाहिए। इसके साथ ही जो पावापुरी मेडिकल कॉलेज को भी ये देखना चाहिए कि क्या हालात है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। हमको भी पता चला है, हम उसके लिए तुरंत मीटिंग करेंगे लेडी डॉक्टर के साथ और नाइट ड्यूटी के लिए फिर से एक बार बात करके अरेंज करेंगे, जिससे कि जनता जो यहाँ आती है बड़ी उम्मीद से उनको कोई विशेष कठिनाई ना हो। और देखिए इसी बीच बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां एक युवक ने अपने परिवार के साथ घर पर बैठे वार्ड सदस्य पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायरिंग कर भागने के दौरान आरोपी ने कई राउंड फायरिंग की, जिसमें 3 अन्य लोगों को गोली लगी है। इस गोलीबारी में कुल 4 लोगों को गोली लग गई, जिन्हें इलाज के लिए GMCH में भर्ती कराया गया है। घटना योगापट्टी थाना क्षेत्र के गोलाघाट डुमरी पंचायत के अहिरौली गांव की बताई जा रही है। हालांकि ग्रामीणों ने हमलावर युवक को घेर कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घायलों में वार्ड सदस्य राजा बाबू पटेल, उसका भाई विजय पटेल,
सुधर मांझी और रुस्तम अंसारी शामिल है। घायल राजा बाबू पटेल ने बताया कि हमलावर बाइक से आया था और आते ही उसने फायरिंग ही शुरू कर दी। उसने बताया कि हमलावर ने अपना चेहरा ढका रखा था और उसके हाथ में पिस्तौल थी और कंधे पर बैग भी रखा था। बताया जा रहा है कि आरोपी को पकड़ने के लिए जब ग्रामीण दौड़े तो हमलावर ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें वार्ड सदस्य के भाई और दो अन्य ग्रामीणों को गोली लग गई। एक आदमी मोटरसाइकिल से आया, चेहरा बांधा था और आके फायरिंग किया, तो हम लोग उसको दौड़े पकड़ने के लिए, तो 3 फायर और किया, हमारे गर्दन में लग गया और भागने लगा। फिर गांव वाले दौड़े पकड़ने के लिए, पता नहीं पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया। हमारे घर के बगल में थे, वो बैठा कर हमें लेकर हॉस्पिटल चले आए। अब हम हुए हैं, पता लगा कि 3-4 आदमी घायल हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।